अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक के 6 पत्रों में हम संसार की कथा, शुरू का इतिहास कैसे लिखा गया, जानदार चीज़ें कैसे बनी, ज़मीन कैसे बनी, जानवर कैसे बने और इंसान कैसे बना, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब जब इंसान बन गया तो 7वें पत्र में जवाहरलाल जी अपनी बेटी इंदु को बता रहे हैं कि आदमी की शुरुआत का जो रूप था, उसका जो रहन सहन था, वो कैसा था। इस पत्र का शीर्षक है शुरू के आदमी। पहले इस पत्र पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। इंसानों का दबदबा शुरू होने की कहानी है 7वें पाठ में। विवेक, तर्क और वैज्ञानिक मानसिकता के पैरोकार जवाहरलाल फिर इन गुणों का महत्व बिटिया को बताते हैं। तभी तो मनुष्य बना सका पत्थर के अनगढ़ टुकड़ों से शिकार के हथियार और छीलने काटने के औजार भी। अपनी मन की बात और अनुभव बता पाने को उसने अपने रहने की गुफाओं में उकेरे जानवरों के चित्र और कार्य संकेत। इस पुरा पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक एज के अंत में धरती और गर्माई। ध्रुवों में ग्लेशियर पिघले, यूरोप और मध्य एशिया में घने वन और मानवों की ज्यादा समझदार पीढ़ियां भी पनपी। नए पाषाण काल यानी नियोलिथिक काल में पत्थर के औजार और हथियार ज्यादा सुघड़, जो ज्यादा बेहतर बने। आदमी बेहतर तरीके से शिकार कर सका। गुफा छोड़ के अब वो झोपड़ी में आ गया। उसने मिट्टी के बर्तन बनाए और खाना भून कर और फिर पका कर खाने लगा। ये सब कैसे पता चला? गढ़ी हुई कथा कहानियों से नहीं, बल्कि प्रकृति की किताब के वैज्ञानिक
विवेकपूर्ण विश्लेषण से। और फिर मनुष्य ने तांबा कांसा भी ढूंढा, बेहतर हथियार, बेहतर बर्तन और औजार बनाए। इसी दौर में उसे सोना भी मिला, सजने संवरने की धातु। नेहरू उस जल प्रलय का भी जिक्र करते हैं जिसकी स्मृति और उल्लेख मानव जाति के सभी समाजों, सभी इलाकों के प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इतनी सारी बातें, लेकिन स्कूली पढ़ाई जैसी बोझिल कतई नहीं। एक पीढ़ी के अंतराल वाले दो संवेदनशील दोस्तों की बातें, समझदारी की बातें, जिनके बीच से पिता का दुलार झांकता है। और अब हम पढ़ना शुरू करते हैं ये 7वां पत्र, शुरू के आदमी। मैंने अपने पिछले खत में लिखा था कि आदमी और जानवर में सिर्फ अक्ल का फर्क है। अक्ल ने आदमी को उन बड़े बड़े जानवरों से ज्यादा चालाक और मजबूत बना दिया जो मामूली तौर पर उसे नष्ट कर डालते। ज्यों-ज्यों आदमी की अक्ल बढ़ती गई वो ज्यादा बलवान होता गया। शुरू में आदमी के पास जानवरों से मुकाबला करने के लिए कोई खास हथियार नहीं थे। वो उन पर सिर्फ पत्थर फेंक सकता था। इसके बाद उसने पत्थर की कुल्हाड़ियां और भाले और बहुत सी दूसरी चीजें भी बनाई जिनमें पत्थर की सुई भी थी। हमने इन पत्थर के हथियारों को साउथ केसिंगटन और जेनेवा के अजायब घरों में देखा था। धीरे धीरे बर्फ का जमाना खत्म हो गया, जिसका मैंने अपने पिछले खत में जिक्र किया है। बर्फ के पहाड़ मध्य एशिया और यूरोप से गायब हो गए। ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती गई, आदमी फैलते गए। उस जमाने में न तो मकान थे, न कोई और दूसरी इमारत थी। लोग गुफाओं में रहते थे। खेती करना किसी को नहीं आता था। लोग जंगली फल वगैरह खाते थे या जानवरों का शिकार करके मांस खाकर रहते थे। रोटी और भात उन्हें कहाँ मयस्सर होता, क्योंकि उन्हें खेती करनी आती ही नहीं थी। वे पकाना भी नहीं जानते थे। हाँ, शायद मांस को आग में गर्म कर लेते होंगे। उनके पास पकाने के बर्तन जैसे कढ़ाई ही और पतीली भी नहीं थे। एक बात बड़ी अजीब है, इन जंगली आदमियों को तस्वीर उकेरना आता था। यह सच है कि उनके पास कागज, कलम, पेंसिल या ब्रश नहीं थे। उनके पास सिर्फ पत्थर की सुइयां और नोकदार औजार थे। इन्हीं से वे गुफाओं की दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें बनाया करते थे। उनके कुछ कुछ खाके खासे अच्छे हैं, मगर वे सब एकरुखे हैं। तुम्हें मालूम है कि एकरुखी तस्वीर खींचना आसान है और बच्चे इसी तरह की तस्वीरें खींचा करते हैं। गुफाओं में अंधेरा होता था, इसलिए मुमकिन है वे चिराग जलाते हों। जिन आदमियों का जिक्र हमने अभी किया है वे पाषाण यानी पत्थर युग के आदमी कहलाते थे। उस जमाने को पत्थर का युग इसलिए कहते हैं कि आदमी अपने सभी औजार पत्थर से बनाते थे। धातुओं को काम में लाना वे नहीं जानते थे। आजकल हमारी अक्सर चीजें धातुओं से बनती हैं, खासकर लोहे से। लेकिन उस जमाने में किसी को लोहे या कांसे का पता ही न था, इसलिए पत्थर काम में लाया जाता था। हालांकि उससे कोई काम करना बहुत मुश्किल था। पाषाण युग के खत्म होने से पहले ही दुनिया की आबोहवा बदल गई और उसमें गर्मी आ गई। बर्फ के पहाड़ अब उत्तरी सागर तक ही रहते थे। मध्य एशिया और यूरोप में बड़े बड़े जंगल पैदा हो गए। इन्हीं जंगलों में आदमियों की एक नई जाति रहने लगी। ये लोग बहुत सी बातों में पत्थर के युग के आदमियों से ज्यादा होशियार थे, लेकिन वे भी पत्थर के ही औजार बनाते थे। ये लोग भी पत्थर ही के युग के थे, मगर वो पिछला पत्थर का युग था, इसलिए ये नए पत्थर के युग के आदमी कहलाते थे। गौर से देखने से मालूम होता है कि नए पत्थर के युग के आदमियों ने बड़ी तरक्की कर ली थी। आदमी की अक्ल और जानवरों के मुकाबले उसे बड़ी तेजी से बढ़ाए लिए जा रही है। इन्हीं नए पाषाण युग के आदमियों ने एक बहुत बड़ी चीज निकाली। ये खेती करने का तरीका था। इन्होंने खेतों को जोतकर
खाने की चीजें पैदा करनी शुरू की। इनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अब इन्हें आसानी से खाना मिल जाता था। इसकी जरूरत नहीं थी कि रात दिन जानवरों का शिकार करते रहें। अब इन्हें सोचने और आराम करने की ज्यादा फुर्सत मिलने लगी, और जितनी ही ज्यादा फुर्सत मिलती थी नई चीजों और तरीकों के निकालने में, वे उतनी ही ज्यादा तरक्की करते थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और उनकी मदद से अपना खाना पकाने लगे। पत्थर के औजार भी अब ज्यादा अच्छे बनने लगे और उन पर पॉलिश भी अच्छी होने लगी। उन्होंने गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी वगैरह जानवरों को पालना सीख लिया और कपड़े भी बुनने लगे। वे छोटे छोटे घरों या झोपड़ों में रहते थे। ये झोपड़े अक्सर झीलों के बीच में बनाए जाते थे, क्योंकि जंगली जानवर या दूसरे आदमी वहां उन पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे। इसलिए ये लोग झील के रहने वाले कहलाते थे। तुम्हें अचंभा होता होगा कि इन आदमियों के बारे में हमें इतनी बातें कैसे मालूम हो गईं। इन्होंने कोई किताब तो नहीं लिखी, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन आदमियों का हाल जिस किताब में हमें मिलता है वो संसार की किताब है। उसे पढ़ना आसान नहीं है, उसके लिए बड़े अभ्यास की जरूरत है। बहुत से आदमियों ने इस किताब के पढ़ने में अपनी सारी उम्र खत्म कर दी है। उन्होंने बहुत सी हड्डियां और पुराने जमाने की बहुत सी निशानियां जमा कर दी हैं। ये चीजें बड़े बड़े अजायब घरों में जमा हैं, और वहां हम उम्दा चमकती हुई कुल्हाड़ियां और बर्तन, पत्थर के तीर और सुइयां और बहुत सी दूसरी चीजें देख सकते हैं जो पिछले पत्थर के युग के आदमी बनाते थे। तुमने खुद इनमें से बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन शायद तुम्हें याद न हो। अगर तुम फिर उन्हें देखो तो ज्यादा अच्छी तरह समझ सकोगी। मुझे याद आता है कि जिनेवा के अजायब घर में झील के मकान का एक बहुत अच्छा नमूना रखा हुआ था। झील में लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए थे और उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बांधकर उन पर झोपड़ियां बनाई गई थीं। इस घर और जमीन के बीच में एक छोटा सा पुल बना दिया गया था। ये पिछले पत्थर के युग वाले आदमी जानवरों की खालें पहनते थे और कभी कभी सन के मोटे कपड़े भी पहनते थे। सन एक पौधा है जिसके रेशों से कपड़ा बनता है। आजकल महीन कपड़े सन से बनाए जाते हैं, लेकिन उस जमाने के सन के कपड़े बहुत ही भद्दे रहे होंगे। यहां जवाहरलाल जी का सन से तात्पर्य पटसन या जूट से है। ये लोग इसी तरह तरक्की करते चले गए, यहां तक कि इन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाने शुरू कर दिए। तुम्हें मालूम है, कांसा तांबे और रांगे के मेल से बनता है। इन दोनों से ज्यादा सख्त होता है। वे सोने का इस्तेमाल करना भी जानते थे और इसके जेवर बनाकर इतराते थे। हमें यह ठीक तो मालूम नहीं कि इन लोगों को हुए कितने दिन गुजरे, लेकिन अंदाज से मालूम होता है कि 10,000 साल से कम न हुए होंगे। अभी तक तो हम लाखों बरसों की बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम आजकल के जमाने के करीब आते जा रहे हैं। नए पाषाण युग के आदमियों में और आजकल के आदमियों में यकायक कोई तब्दीली नहीं आ गई, फिर भी हम उनके जैसे नहीं हैं। जो कुछ तब्दीलियां हुई बहुत धीरे धीरे हुई, और यही प्रकृति का नियम है। तरह तरह की कौमें पैदा हुई और हर एक कौम के रहन सहन का ढंग अलग था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों की आबहवा में बहुत फर्क था और आदमियों का अपना रहन सहन उसी के मुताबिक बनाना पड़ता था। इस तरह लोगों में तब्दीलियां होती जाती थी, लेकिन इस बात का जिक्र हम आगे चलकर करेंगे। अभी तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात का जिक्र और करूंगा। जब नया पत्थर का युग खत्म हो रहा था तो आदमी पर एक बड़ी आफत आई। मैं पहले ही कह चुका हूं कि उस जमाने में भूमध्य सागर था ही नहीं। वहां चंद झीलें थीं और इन्हीं में लोग आबाद थे। यकायक यूरोप और अफ्रीका के बीच में जिब्राल्टर के पास जमीन बह गई और अटलांटिक समुद्र का पानी
उस निचले खड्ड में भर गया। इस बाढ़ में बहुत से मर्द और औरतें जो वहां रहते थे डूब गए होंगे। भागकर कहां जाते? सैकड़ों मील तक पानी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। अटलांटिक सागर का पानी बराबर भरता गया और इतना भरा कि भूमध्य सागर बन गया। तुमने शायद पढ़ा होगा, कम से कम सुना तो है ही, कि किसी जमाने में बड़ी भारी बाढ़ आई थी। बाइबल में इसका जिक्र है और कुछ संस्कृत की किताबों में भी इसकी चर्चा आई है। हम तो समझते हैं कि भूमध्य सागर का भरना ही ये बाढ़ होगी। ये इतनी बड़ी आफत थी कि इससे बहुत थोड़े आदमी बचे होंगे और उन्होंने अपने बच्चों से यह हाल कहा होगा। उन बच्चों को यह बात याद रही होगी और उन्होंने अपने बच्चों से कही होगी। इसी तरह यह कहानी हम तक पहुंची। यह था 7वां पत्र। यहां 2 बातें स्पष्ट करना जरूरी है। जवाहरलाल जी ने जो आदमी आदमी शब्द का इस्तेमाल किया है वो इंसान के लिए किया है और इसमें कौमों और जातियों का जिक्र आया है। ये जातियां आज की जातियां या कास्ट न समझी जाएं। जाति कौमें मतलब नस्लें, प्रजाति जिसे हम हिंदी में कहते हैं ब्रीड, उससे इनका तात्पर्य रहा होगा। अब 8वें पत्र में हम ये पढ़ेंगे कि इतनी सारी कौमें, अलग अलग रंग रूप के इंसान कैसे बने, क्यों बने। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।